आज हम देखेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये जो हमारा टॉप क्लास है, तीसरी क्लास है, इसमें हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने देखिए पिछली क्लास में जो आपका पाली प्राकृत अपभ्रंश रहा उनके बारे में और साथ ही साथ अवहट इत्यादि के बारे में हमने सामान्य सी चीजें देखी थी। उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक रहेगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में वैसे तो आपको सिंपली हिंदी पर विचार करना है, लेकिन फिर भी जो अलग-अलग लेखक रहे हैं, इन्होंने इसका जो वर्गीकरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, वो अलग-अलग भागों में किया है। उसको हम यहाँ पर एक-एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का जो संबंध रहा, इसमें क्या-क्या अंतर हैं। ठीक है? जो ये अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ये जो सारी तीनों रही हैं, इनमें संबंध क्या है या फिर अंतर भी आप बता सकते हैं कि कैसे-कैसे ये रहीं। इन तीनों भाषाओं में कालगत अंतर में सबसे पहले अपभ्रंश 7वीं से 9वीं शती, उसके बाद अवहट 9वीं से 11वीं शती और सबसे अंत में पुरानी हिंदी 12वीं से 14वीं शती तक आती है। इसमें कुछ जो ये तो हो गए समय के आधार पर अंतर रहे, तो सबसे पहले कौन-सी आ जाएगी? अपभ्रंश आएगी, फिर अवहट और फिर पुरानी हिंदी आती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्णगत अंतर भी रहे हैं। वर्ण ये थी कि आपकी जो ध्वनियाँ रही हैं, जो इस भाषा में रहीं, वो कौन-कौन सी थीं, उनको देखते हैं और किस तरीके से ये प्रयोग में लाई गई। ठीक है? सबसे पहले आता है अपभ्रंश। ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है अपभ्रंश। अब यहाँ पर जो अपभ्रंश है देखना, ये तो सबसे पहले थी। तो यहाँ पर क्या रहा, जो ऐ और औ था, इसका अभाव रहा। ठीक है? अपभ्रंश में क्या रही, ऐ और औ का अभाव हो जाता है और यहाँ पर अवहट में इसका समावेश हो जाता है। किसमें? अवहट में। और पुरानी हिंदी में तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ। यानी कि जो ऐ और औ है, ये धीरे-धीरे क्या हुई, प्रयोग में ज़्यादा आ जाने लगी और आज भी हम देखते हैं कि इनका प्रयोग हिंदी में रहता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अपभ्रंश में दूसरा जो विशेषता रही, वो थी री का अ, इ, उ और ए में परिवर्तन होता था। ठीक है? यानी कि री का किसमें है? अ, इ, उ और ए में परिवर्तन। और यहाँ पर अवहट में भी यही रही। तो ये सिंपल सा याद रखना कि अवहट और पुरानी हिंदी में क्या रहा, ये विशेषता बिल्कुल वैसी ही रही है। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर द्वितीयकरण, जो हमने पीछे पढ़ा था देखना, जब हम अपभ्रंशों के बारे में पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने जाना था कि जो संयुक्त व्यंजन हैं, उनके स्थान पर द्वितीयकरण द्वितीयकरण या जो चीज रही, द्वितीयकरण यानी कि दो जो व्यंजन आपके रहते हैं। ठीक है? आगे है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, ये भी आपने देखा था, जो पर जहाँ पर हमने नृत्य से नच्चम या नाच देखा था। इस तरीके से आप देखते हैं कि वो क्या रहा, क्षतिपूर्व पूर्वक दीर्घीकरण। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में देखना, ये क्षतिपूर्ण दीर्घीकरण वाली चीज़ को। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का अधिक विकास कहाँ पर रहा? ये पुरानी हिंदी में रहा है। ठीक है? इसके अलावा देखिए अपभ्रंश में क्या बोल रहा है? ड़, ढ़, न, श और श का अभाव। इनमें केवल ड और ढ़ का ही विकास हुआ अवहट में, और जो यहाँ पर पुरानी हिंदी थी उसमें श और श का विकास ज्यादा हुआ, जो शलगम और षटकोण वाले श हैं। तो ये तो आपको अब ज्यादा से ज्यादा याद ही रखने पड़ेंगे। देखना, जितना आप इनको अब याद रखेंगे, यानी कि अगर आप इनकी विशेषताओं को अलग अलग से भी देखेंगे ना, तो आपको अलग अलग से ही वो देखनी है। जब हमने इसकी विशेषताओं की भाषा ये आप देखेंगे कि इनकी जो विशेषताएँ थी, उनको हमने एक-एक करके सिलसिलेवार करके देखा था। वहाँ से आप इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तभी जो है वो आपको फिर परेशानी नहीं होगी इनको समझने में। ये ट वर्ग प्रधान भाषा थी, अपभ्रंश देखना। इसमें सीमित मात्रा जो है अवट में हो गई ट वर्ग की, और पुरानी हिंदी में भी यही स्थिति रही कि ये ज़्यादा ट वर्ग बहुला जो है वो नहीं रही।
ट वर्ग यानी कि जिसमें ट, ठ, ड, ढ़, ण, ठीक है? इन वर्णों का मतलब क्या रहा? ज़्यादा प्रयोग जहाँ पर नहीं हुआ बाद में, पहले तो थे ये, है ना? फिर यहाँ पर देखिए क्ष का ख में परिवर्तन और आगे भी यही रहा और जो आपका पुरानी हिंदी थी, वहाँ पर ख जो है वो 2 रूपों में मिलता है। एक जगह ख है, तो दूसरी जगह छ है, ठीक है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी देखना और लास्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है ये ए का समावेश है यहाँ पर भी स्थिति यही है और इसमें क्या रहा आपका इसका प्रयोग ज़्यादा रहा, ठीक है? इसको याद रखना है, व्यापक प्रयोग जो है ए का ही रहा। ये कुछ विशेषताएँ हैं सामान्य सी, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा जितना ज़्यादा इनको आप मतलब पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िए क्योंकि यहाँ से परिवर्तन से संबंधित चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी बहुत पूछती हैं, है ना? इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप यहाँ पर याद अगर ऐसे ना रखना है आपको, तो पिछली क्लास में जो हमने क्या पढ़ा था, हमने इसकी विशेषताओं को पढ़ा था ना शुरुआत से कि पहले अपभ्रंश के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ विशेषताएँ थी, उनको याद रखा। बस वैसे करके ही इसको याद रखेंगे तो आप सिंपली जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस-किस का जो इसमें प्रधानता रही है ना? उसको देखना कि कौन-सा वर्ण जो है वो कहाँ पर कैसे प्रयोग में लाया गया है, ये बात आप थोड़ी-सी ध्यान में इसकी रखेंगे, ठीक है? तो आगे देखते हैं, इसके बाद क्या चीज़ रहती है, ये तो हो गया इनमें अंतर को लेकर के थोड़ी बहुत चीज़ें। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो अपभ्रंश, अभट और पुरानी हिंदी का संबंध रहा, उसमें व्याकरणिक जो अंतर थे, वो क्या-क्या रहे हैं, ठीक है? पहले तो थे वर्णगत कि भई कौन से वर्ण किसमें प्राधान्य रहे हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा-सा यहाँ पर व्याकरणिक अंतर, ठीक है? सबसे पहले अपभ्रंश है, इसमें संबंध कारक की जो विभक्ति का रहती है देखिए, संबंध में का, के, की आते हैं ना, तो इसमें क्या हुआ, संबंध कारक का प्रसर्ग का प्रसर्ग का इसमें क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है और जबकि आपका अभट में क्या रहा, कर्ता कारक के लिए ने व कर्ण तथा अपादान के लिए से का विकास हुआ। तो पहले क्या हुआ, अपभ्रंश में तो संबंध कारक ही रहा, लेकिन अभट में कर्ता और कर्ण कारक भी आ गए, ठीक है? पुरानी हिंदी में कर्म कारक के लिए क्या रहा, को रहा, जैसे हम बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को, तो ये पुरानी हिंदी से रहा। अधिकरण के लिए पर का विकास इसमें हुआ था। ये सामान्य सी चीजें हैं, जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिए, है ना? अधिकरण के लिए पर का। तो 2 चीज़ें हैं, कर्म के लिए क्या हुआ, को का विकास और जो आपका अधिकरण था उसके लिए पर का विकास। आज के समय में हम क्या करते हैं, अधिकरण के लिए में और पर दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। देखना ये चीज़ हमने पहले इसमें देखी नहीं थी, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पर एक बार अच्छे से याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर लिंग से संबंधित जो क्या रही है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं लिंग व्यवस्था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ही लिंग मिलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अपभ्रंश में। जबकि अवहट में भी वही चीज़ रही और यहाँ पर आगे याद रख लेना है पुरानी हिंदी, यहाँ पर भी वही चीज़ें रहीं, लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो यहाँ पर इकारांत हो गए, ठीक है? ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है। जो हम धीरे-धीरे हिंदी में भी यही चीज़ देखते हैं कि हमारे जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वो अधिकतर क्या रहते हैं, इकारांत रहते हैं, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा जैसे जैसे देवी, इकारांत हो जाएगा, है ना? इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? अधिकतर जो शब्द हैं देखना उनको हम यही सोचते हैं कि वो इकारांत शब्द ही क्या रहते हैं आपके, आपका जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है? तो ये तो होगी लिंग व्यवस्था को लेकर के बात। अगर हम बात करें यहाँ पर वचनों को लेकर के, तो अपभ्रंश में 2 ही वचन हैं, एकवचन और बहुवचन और यहाँ पर भी वही स्थिति है और पुरानी हिंदी में भी वही स्थिति रही। जबकि संस्कृत में जो है आपको जो वचन है वो 3 हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरीके से याद रखना है। लेकिन अपभ्रंश, अभट और पुरानी हिंदी इनमें क्या रहा? इनमें आपको बिल्कुल वही ये सेम ही चीज़ वचन को लेकर के
रहती है, इसको आपने याद रख लेना है। इसमें सर्वनाम जो चिन्ह हैं, उनका आरंभ हो गया था, ठीक है? जो आपका अपभ्रंश है, इनमें जो सर्वनाम चिन्ह हैं, उनका क्या मिलता है? उनके प्रयोग का एक तरीके से आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, ठीक है? जैसे इसमें आप देखना कि तुम्हें शब्द का इस्तेमाल मिला, ठीक है? जिससे बहुवचन का क्या हो रहा था, मतलब भान हो रहा था, ठीक है? और जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हें के लिए क्या होता था, महार, तुहार ऐसे जो सर्वनाम हैं, वो यहाँ पर प्रयोग में लाए गए थे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अपभ्रंश से हुई सर्वनाम के चिन्हों की। अवध में भी लगभग वही स्थिति रही और सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ इसका, वो पुरानी हिंदी में रहा। किसका? जो आपके सर्वनाम चिन्ह है। तो सर्वनाम की व्यवस्था में अगर आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर सबसे पहले आरंभ कहाँ से हुआ? आरंभ अपभ्रंश से हो गया था, लेकिन जो व्याकरणिक अंतर जो रहा अवध में, वो इसमें कोई ज़्यादा नहीं रहा। यहाँ पर सार्वनामिक जो विशेषण हैं, उनका यहाँ पर क्या रहा? विकास रहा। जो सॉरी विकास नहीं, जो सर्वनामों का जो अ, प्रयोग रहा, वो आरंभ हुआ अपभ्रंश में और अवध में वैसी स्थिति रही और पुरानी हिंदी में जो है अत्यधिक विकास इसका हुआ, ठीक है? जैसे आप देखेंगे इसमें कि हम कहते हैं देखना जैसे वही हो गया, मेरा हो गया, मैं, तुम इत्यादि, ये आपके अवध में रहते हैं, ठीक है? एंड बाद में जो है इसका विकास जो है, जैसे हम हिंदी में करते हैं, अक्सर वैसा देखा जाने लगा। जैसे वे, कौन, जो, तेरा इत्यादि, ये कहाँ पर आए? ये जो है यहाँ पर आते हैं, है ना? इसमें, याद रखना। फिर आते हैं संख्यावाची विशेषणों का इसमें विकास हुआ, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे मतलब संख्या से रिलेटेड कोई भी विशेषण है 10, 12, 11 ठीक है? इसका विकास कहाँ पर हुआ? अपभ्रंश में हुआ। लेकिन सार्वनामिक विशेषण आप इसको सांकेतिक विशेषण भी आप कह सकते हैं देखना। तो इसमें आपको सिंपली ये याद रख लेना है कि इसका विकास किसमें हुआ? अवध में हुआ है, ठीक है? तो जैसे उम, इसमें शब्द आते हैं देखना, उनको लिख लीजिएगा आइस, उत एंड एक शब्द इसमें आता है किता, ठीक है? तो ये आपके क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण, है ना? तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर जो बाद में रहे देखना, इसमें कृदंत विशेषणों की जो वृद्धि रही है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। थोड़ी-सी विशेषताएँ हैं, हालाँकि इससे ज़्यादा कोई ख़ास प्रश्न मेरे हिसाब से वैसे नहीं रहा है आज तक। हाँ, थोड़ा-सा जो वर्णगत विशेषता थी देखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा-सा आप अच्छे से याद रखिएगा, वो आपको पूछी जा सकती है ना? बाकी इसमें आप देखेंगे कि एक और विशेषता आपको रहेगी, ये कौन-सी है? शब्दकोशात्मक जो विशेषताएँ हैं इनकी, उनको थोड़ा-सा याद रखिए। अपभ्रंश में तद्भव शब्दों की अधिक्यता देखा गया है और जो अवहट हैं, उसमें जो है तब तद्भव शब्दों का अनुपात जो है वो कम रहता है। और यहाँ पर पुरानी हिंदी में तो तद्भव जो है वो बिल्कुल ही कम हो गए थे। ये बात आप ध्यान में रखना देखना, थोड़ा बहुत इसको पूछा जा सकता है। बाकी ज़्यादातर आपको जो फ़ोकस करना है वो वर्णगत जो इसमें अंतर रहे हैं, उन्हीं पर ही आप ध्यान देंगे, ठीक है? यहाँ पर देशीय शब्दों का विकास शुरू हो गया था देखना, किसमें? अपभ्रंश में और देशीय शब्दों का विकास अवध में भी हुआ और अत्यधिक विकास जो है वो पुरानी हिंदी में हुआ, ठीक है? तो पुरानी हिंदी में क्या रहा? सबसे ज़्यादा जो है वो आपके देशी शब्दों का प्रयोग ही होता रहा, है ना? ये बात आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कौन-सा है? विदेशी शब्दों का आगमन शुरू हो गया था, कहाँ पर? अपभ्रंश में, ठीक है? अपभ्रंश में क्या हुआ? जो विदेशी शब्द हैं उनका आगमन हुआ। और आप देखते हैं कि यहीं से हमारी भाषा में जो है दूसरी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल होने होना जो है वो शुरू हो गया था। इसीलिए एक प्रश्न आपको हमेशा ऐसे पूछा आज भी पूछा जाता है देखना कि कौन-सा शब्द जो है वो विदेशी भाषा का या किस भाषा का शब्द है। तो अधिकतर जो हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द हैं देखना वो किसके हैं? वो विदेशी भाषा यानी कि अरबी और फ़ारसी से मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा शब्द अरबी के हैं और इसीलिए एक प्रश्न आज से पहले हालाँकि इस बारी के पेपर में जो है ऐसा प्रश्न शायद नहीं पूछा था कि कौन-सा शब्द जो है वो किस भाषा का है।
नहीं तो हर बारी एक प्रश्न आता ही आता था, अरबी और फ़ारसी के शब्दों को याद रखना था। तो मेबी एक बार फिर से उस प्रश्न को दोहराया जाए, इसलिए उसको आपने एक बार ज़रूर देखना है कि जो आपके शब्द हैं दूसरी भाषा के वो कौन से रहे हैं। तो ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी के थे, उनको आपने थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा देखना अवध में, और विदेशी शब्दों का आधिक्य जो है पुरानी हिंदी में भी रहा। तत्सम शब्दों का पुनर्विकास हुआ। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्दों की जगह तद्भवों का आधिक्य हो गया था ना, कि जो संस्कृत के शब्द हैं वही तत्सम तद्भव आपको आने चाहिए देखना, तत्सम से आपका अभिप्राय है ऐसे शब्द जो संस्कृत के स्थान पर जो सॉरी जो संस्कृत के हैं और उनका इस्तेमाल वैसे ही हिंदी में होता है, वो है तत्सम। लेकिन तद्भव है उसका विकसित रूप, कि उसके लिए हमने हिंदी में कुछ और ही शब्द इजाद कर लिया हो, वो क्या रहता है आपका तद्भव रहता है। ठीक है? तो अपभ्रंश में क्या हो गया था, तद्भवों की अधिकता हो गई थी और हम तत्सम को जो है वो छोड़ते जा रहे थे। लेकिन अपभ्रंश में बाद में क्या रहा कि तत्सम शब्दों का पुनर्विकास हुआ, ठीक है? और बाद में अवध में भी यही स्थिति रही, पुरानी हिंदी में भी यही रही। तो यहाँ पर शब्दकोशात्मक में आपको याद रख लेना है कि इसमें अगर शब्दों के पुनर्विकास की हम बात करें, खासकर तत्सम शब्दों की, तो यहाँ पर ये स्थिति सबकी लगभग-लगभग सेम रही है। जबकि देशी शब्दों का जो अ, विकास रहा देखना, ये अपभ्रंश में शुरू हुआ इसका प्रयोग, लेकिन अवध और पुरानी हिंदी में ज़्यादा रहा। ठीक है? इस तरीके से आप इनको शब्दकोशात्मक अंतरों को और व्याकरणिक अंतर और जो वर्णगत अंतर हैं, उन्हें थोड़ा-सा याद रखिएगा। यही चीज़ें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। एक बार आपने इसको बुक से देख लेना है, बारीक-बारीक से अंतर हैं देखना। यहाँ पर कई बारी प्रश्न आपको संभावना रहेगी कि पूछा जाए, कई बार रहेगा कि नहीं पूछा भी जा सकता। तो ये तो बात हो गई अपभ्रंश अवध और पुरानी हिंदी में क्या-क्या अंतर रहे। अब हम इसके बाद जानेंगे आपके अंतर में जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं, उनके बारे में। तो जो आपकी प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ थीं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में अपभ्रंश, अवध और पुरानी हिंदी जो रही, उनके बारे में हमने देखा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। यहाँ से देखिए आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। उत्तरवर्ती रूप से हम क्या समझते हैं? यानी कि जो आपका अपभ्रंश की उत्तरी अवस्था थी, बाद की अवस्था थी, वहाँ से क्या हुआ? इसका विकास हुआ था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। यहाँ पर आपको सिंपली याद रख लेना है देखिए, सबसे पहले जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ रही हैं, इनका वर्गीकरण जो है वो किसने किया था? इसको आपने याद रख लेना है। सबसे पहले ये बात आपने पीजीटी की क्लासेस में भी पढ़ी होगी, या जिसने पीजीटी की क्लासेस नहीं लगवाई हैं, तो आपने सामान्य खुद के लिए भी इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ रही हैं, उनमें उसका जो प्रारंभिक वर्गीकरण या सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था, ये किसने किया था? ये हार्नले ने किया था। हार्नले। इसका पूरा नाम क्या रहा? ईएफआर हार्नले। ईएफआर हार्नले। इन्होंने ये 1880 में क्या किया था? इसका वर्गीकरण किया था। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है वैसे, है ना? कि किसने इसका वर्गीकरण किया था? लेकिन पहले के प्रश्न पूछे जाने के मायने थोड़े-से अलग थे। पहले जो है डायरेक्ट प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा रहते थे यूजीसी नेट में भी। अब जो है आपको थोड़ा-सा घुमा-फिरा के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है आपके लिए एक तथ्य तो ये बन जाए कि भई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण ईएफआर हार्नले ने किया था। दूसरी लाइन ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश के जो 7 रूपों में से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ निकली। ये भी आपको याद रखना है। अब ये 7 रूप कौन-कौन से हैं, जो यहाँ पर दिए हुए हैं देखना, ठीक है? कौन से हैं? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ था, ठीक है? ये ध्यान रखने हैं देखना, यहाँ से इस बारी प्रश्न पूछा गया था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ से प्रश्न आया हुआ था और इस बारी के पेपर में भी, लास्ट टाइम के पेपर में भी। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में कौन-कौन सी भाषाएँ रही हैं और किस अपभ्रंश से कौन-सी निकली है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तभी बात बनेगी, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। और यहाँ पर अलग-अलग विद्वानों ने वर्गीकरण किया है देखना, पहला वर्गीकरण जो है यूएफआर हर्नले ने किया था, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये भी आप याद रखिएगा कि जो भी आपकी आधुनिक आर्य भाषाएँ रही हैं, उनका विकास किससे हुआ था? अपभ्रंशों से ही हुआ है और अपभ्रंशों के उत्तरवर्ती रूप से
जो आपको ध्यान में रखना था। अपभ्रंश के 7 रूपों में पहला तो हो गया आपका महाराष्ट्री। महाराष्ट्री एक प्राकृत भी रहा है देखना, जिसे क्या बोला गया है कि वो सबसे आदर्श प्राकृत रहा, ठीक है? महाराष्ट्रीय प्राकृत क्या था? आदर्श प्राकृत था और उससे ही आगे क्या निकला? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में निकला, ठीक है? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी चीज़ है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से आप ध्यान में क्या रखेंगे कि ये आपका दूसरा रूप रहा, ठीक है? अपभ्रंश का। इससे बिहारी हिंदी निकली, बांग्ला निकली, असमिया का विकास हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना? बिहारी हिंदी से क्या निकला आपके बिहारी हिंदी नहीं सॉरी मागधी अपभ्रंश से क्या निकला? बिहारी हिंदी, बंगला और असमिया। ये पूछा जा चुका है देखना इसको ध्यान में रखिए। ये आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। है ना? हम क्या रखते हैं मागधी से सिर्फ बिहारी याद रखते हैं। बिहारी में आगे क्या रहती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये हम जब आगे देखेंगे तब आप इसको समझ में अच्छे से आएगी और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए देखना कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जब हम हिंदी को पढ़ते हैं, इसकी उपभाषाओं को पढ़ते हैं, इसके अपभ्रंशों को पढ़ते हैं, तब आपके ये काम आएँगी। जबकि बांग्ला और असमिया ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो भाषाएँ रहीं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल, उसमें बांग्ला और असमिया भी रहीं। ठीक है? इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है? इसे आर्षी भी कहा जाता है जब प्राकृत था इसमें, तो प्राकृतों के लिए इसमें क्या प्रयोग रहा? अर्धमागधी के लिए आर्षी, ठीक है? इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, ये हम सब लोग जानते हैं। देखना धीरे-धीरे अब हम हिंदी तक पहुँच रहे हैं, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इत्यादि आती हैं। फिर आता है पैशाची अपभ्रंश चौथे नंबर पर, इससे पंजाबी और लहंदा भाषाओं का विकास हुआ है। किससे? पंजाबी का विकास किससे हुआ देखना? पैशाची से, ठीक है? लहंदा, इन भाषाओं का विकास हुआ पैशाची अपभ्रंश से, ठीक है? ये 4 चीज़ें हो गई, इन चारों को याद रखिए। इसके बाद जो है अगली जो चीज़ आती है देखना 5वें नंबर पर वो कौन-सा है? शौरसैनी अपभ्रंश। ये मोस्ट है, ठीक है? अपभ्रंशों का 5वां जो रूप रहा शौरसैनी अपभ्रंश। इससे कौन-कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इत्यादि, ठीक है? इसको भी ध्यान रखना देखिए गुजराती को अक्सर हम छोड़ देते हैं, हम पश्चिमी हिंदी को ही ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और राजस्थानी को करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गुजराती को भी ध्यान में रख लेना है कि ये भी शौरसैनी अपभ्रंश से ही निकला है पश्चिमी हिंदी के अलावा। जबकि यहाँ पर आपका जो शौरसैनी से हम ये मानते हैं कि शौरसैनी से ही आपकी जो पहाड़ी हिंदी भी निकली है, लेकिन यहाँ पर अगर हम शुरुआत में देखें, तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ था, ये खस अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है? खस अपभ्रंश एक और रहा देखना, छठा जो रूप है, तो ये भी बड़े काम की चीज़ है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ, इसमें 3 बोलियाँ आती हैं, मंडयाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, याद रखना। हालाँकि मंडयाली को भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये बात भी ध्यान रख लेनी है। गढ़वाली और कुमाऊनी तो आपको अक्सर आ ही जाती हैं। तो इसमें से ही कुछ ऐसी चुनिंदा बोलियाँ निकली देखना, जिनको मिला के हिंदी बनी थी या हिंदी की जो उपभाषा, हिंदी की उपबोलियों में या हिंदी की बोलियों में जिनका स्थान रहता है, उनमें इनका ज़िक्र भी आपको याद रखना है कि यहाँ से सारी की सारी नहीं अपनाई हमने देखना जैसे आप देखेंगे पीछे जैसे यहाँ से हमने मंडयाली को रहने दिया, गढ़वाली और कुमाऊनी का समावेश कर दिया। लेकिन फिर भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अगर मंडयाली जो आपकी बोली रही है, ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो आपको सिंपल याद रख लेना है कि खस अपभ्रंश से जो है ये निकली है। ठीक है? और नेपाली भाषा का विकास भी इसी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए नेपाली भी हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें तो शामिल है, लेकिन नेपाली हमारी कोई आगे उपबोली या बोली नहीं रही। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है देखना। नेपाली को एक भाषा के रूप में ही हम देखते हैं, तो ये आप आगे देखेंगे जो हमारी 22 भाषाएँ रही हैं, जो आधिकारिक भाषाओं के तौर पर जिन्हें मान्यता मिली है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा-सा इनको ध्यान में रखिएगा। 7वां जो यहाँ पर ये क्या रहा है, 7वां और आखिरी जो रूप रहा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, तो अपभ्रंशों का, वो कौन-सा रहा? ब्राह्मण अपभ्रंश। इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तो ये जितने भी अपभ्रंश रहे हैं, देखना इन सबको आप थोड़ा-थोड़ा ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो ये थे पहले के जो अपभ्रंश रहे, ठीक है? उन अपभ्रंशों से आगे कौन-कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ या यूँ कहें कि कौन-कौन सी अन्य
बोलियां, उपभाषाएं इत्यादि इत्यादि जो है वो विकसित हुई हैं। यहाँ से आपको ये चीजें याद रख लेनी है। भोलानाथ तिवारी ने क्या किया, आधुनिक आर्य भाषाओं का जो अपभ्रंशों पर आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सबसे पहले उसको आपने याद रखना है कि जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी था, उनका जो अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण रहा, वो कौन-सा है, उसको अब हम देखते हैं। ठीक है? तो अपभ्रंशों पर आधारित ये तो हो गया भोलानाथ तिवारी का। प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है, देखना कि अपभ्रंशों के आधार पर जो भाषाएँ रही हैं, उनका वर्गीकरण किसने किया था? भोलानाथ तिवारी ने। अब हम यहाँ पर भोलानाथ तिवारी को नहीं, बल्कि जिसने सबसे पहले किया था, ईएफआर हार्नले, इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सबसे पहले जो है वो वर्गीकरण किया था। ठीक है? इन्होंने 4 वर्गों में इसको बाँटा। सबसे पहले जो हार्नले रहे, ठीक है? ये मोस्ट है, देखना, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये वर्गीकरण आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं अब। अब इनके लिए आप चाहे छोटे-छोटे प्ले कार्ड्स जैसे टाइप कुछ चीज़ें बना सकते हैं, याद रखने के लिए। कहीं भी इनको टंगा के याद रख लीजिए, कॉपी के बीच में बना लीजिए या फिर अपने नोट्स में ही बना सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकृत करने वाले जो लेखक हुए, ई.एफ.आर. हार्नले। 1880 में 4 वर्ग इसने किए। इसने इसको गौड़ियन से जोड़ा। तो पहले पहल कौन-सा रहा इसमें? पूर्व गौड़ियन, ठीक है? पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया, है ना? तो इसमें इन्हें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगे याद रख लेना कि गौड़ियन शब्द इन्होंने लगाया है, जो आपके कौन-सा नाम रहा? हार्नले, ठीक है? तो पूर्वी में पूर्वी हिंदी, बंगला, असमिया और उड़िया, ठीक है? इनको याद रख लेना। पश्चिम में इसने पश्चिमी हिंदी रखी, फिर राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को जोड़ दिया, जबकि उत्तरी में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी को रखा और दक्षिण में इसने केवल मराठी को रखा था। इस तरीके से आपको याद रखना है यहाँ पर कि ईएफआर हार्नले ने इसमें क्या चीज़ की, इसने जो है इसको मतलब केंद्रीय आर्य के लिए जो भीतरी आर्य कहा और जो चारों ओर फैले आर्य थे उसको बाहरी आर्य भाषा इसने कहा है। ये भी आप साथ-साथ में इसमें याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे ही याद रखें कि कौन-कौन सी भाषाएँ इसने रखी, वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि सबसे पहले वर्गीकरण इसने किया था और कितने भागों में बाँटा इसने? केवल 4 भागों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगे शब्द इसने गौड़ियन जोड़ा। ये आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। फिर दूसरा जो वर्गीकरण आता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ये था जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है इसको कितने भागों में बाँटा? केवल 3 भागों में इसका विभाजन इसने किया कि भई जितने भी आपकी जो भाषाएँ रही हैं, ठीक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ, वो 3 तरीके से वर्गीकृत हो सकती हैं। उनको हम 3 आधारों पर जो है वो बाँट सकते हैं। अब ये 3 आधार कौन-कौन से रहे हैं, उन्हें आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ये बाहरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा यानी कि जिसमें आपका उत्तरी और पश्चिमी समुदाय, लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय रहा मराठी, पूर्वी समुदाय रहा बिहारी, बांग्ला और असमिया, उड़िया, ठीक है? जो हमने पहले भी देखे कि ईएफआर हर्नल ने भी लगभग यही रखे थे पूर्वी समुदाय में। तो ये कह रहे हैं कि जो बाहर-बाहर के रहे, ठीक है? उत्तर-पश्चिमी समुदाय, दक्षिण में यानी कि पूर्व में, हर जगह के जो बाहरी समुदाय रहे या बाहरी उपशाखाएँ रहीं, वो ये रहीं और मध्य उपशाखा में पूर्वी हिंदी को ही इसने रखा एकमात्र, ठीक है? तो हालाँकि जो आपके हानले थे, उसने जो पूर्वी हिंदी को कहाँ पर रखा था? उसने तो पूर्वी गौड़ियन में ही रखा था इसको, लेकिन जो ग्रियर्सन आ गया, वो जो है पूर्वी हिंदी को कहाँ पर रखता है? मध्य उपशाखा में रखता है और मध्य उपशाखा में केवल और केवल मध्यवर्ती समुदाय को ही इसने रखा था। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है? कई बारी प्रश्न क्या होता है कि वो इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती समुदाय के अंतर्गत जो है वो पूर्वी हिंदी को रखने वाले एकमात्र जो विद्वान थे, वो कौन थे? तो आपको सिंपली याद रख लेना है जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना? ये नाम ज़रूरी हो जाएगा। फिर आता है आपका भीतरी उपशाखा। तो पहले थी बाहरी उपशाखा, अब इन्होंने मध्य की भी देख ली। फिर ये कह रहा है कि बिल्कुल जो भीतरी उपशाखा रही, वो कौन-सी रही? तो इसमें केंद्रीय समुदाय याद रख लेना है, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी, राजस्थानी, खानदेशी व गुजराती। ये इसने क्या माने? ये जो है भीतरी रहे हैं, देखना। जिन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है? फिर इसने एक जो है पहाड़ी समुदाय भी किया, भीतरी उपशाखा के इसने क्या कर दिया आगे, जो है केंद्रीय और पहाड़ी समुदाय
किए हैं। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो यहाँ पर हमारे काम की जो चीज़ें हैं, वो आपको यही याद रख लेनी है, पश्चिमी पहाड़ी। अब यहाँ पर देखिए, जो बिहारी रहा, बिहारी हिंदी भी हमारी हिंदी के विकास क्रम में आती है देखना, ठीक है? हमारी जो उपभाषाएँ हैं, पूर्वी हिंदी भी हमारी एक उपभाषा रही, राजस्थानी भी हमारी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी भी हमारी एक उपभाषा है, जबकि आपको यहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी नहीं था, वो आपकी मध्यवर्ती पहाड़ी रही है, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पश्चिमी पहाड़ी को थोड़ा-सा बोल्ड किया है। ये ध्यान रख लेना है आपको कि अब यहाँ पर देखिए 4-5 जो हमारी उपभाषाएँ आ गई ना, वो लगभग-लगभग हमारे सामने जो है वो आ रही हैं। इन्हीं से धीरे-धीरे क्या हुआ था, हिंदी का जो है वो विकास क्रम हुआ ना शुरू हो गया था। तो इसलिए आप थोड़ा-सा यहाँ पर याद रखें कि जितने भी ये वर्गीकरण लेखकों ने किए हैं, अब आपके सामने जो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, वो आना लगभग-लगभग शुरू हो गया है। इन्हीं 5 उपभाषाओं की कुछ बोलियाँ रही हैं, इनसे जो विकसित हुई, उन्हीं बोलियों में से हमने 18 बोलियों को लिया और उन 18 बोलियों के मिश्रण से ही हमारी हिंदी बनी थी। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के इस वर्गीकरण को थोड़ा-थोड़ा जो है वो आप ज़रूर याद रखिएगा, है ना? ये महत्वपूर्ण है, ओके? तो इसको याद रखिएगा। भीतरी उपशाखा, मध्यवर्ती जो आपकी अ, समुदाय रहा या मध्य उपशाखा रही, बाहरी उपशाखा रही। तो उपशाखा से याद रख लेना कि वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है भेद, है ना? तो गॉडियन शब्द किसने जोड़ा? ये आपका जो हार्नले हो जाएगा और उपशाखा किसने जोड़ा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने जोड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन बाहर-भीतर की बात करते हैं। ये बात आप ऐसे ट्रिक के ज़रिए अपने लिए जो है वो याद रख सकते हैं। है ना? अब इसके बाद हम जानेंगे अगला जो वर्गीकरण था, वो किसने किया? अगला जो वर्गीकरण यहाँ पर किया है देखिए, ये किया डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी, ये नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप एक बार देखिएगा, ठीक है? तो सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने वर्गीकरण किस आधार पर किया? इन्होंने ध्वनि और व्याकरण को आधार माना और उसके आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सुनीति कुमार चटर्जी थे, इन्होंने हमारा जो ध्वनि है और जो व्याकरण है, उसको आधार मान करके इन्होंने वर्गीकरण किया है। अब ये बहुत पुराने पेपर में पूछा गया था प्रश्न। कई बार क्या पूछते हैं देखना, सिर्फ ये शब्द, ये नाम दिए थे, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य। ये वर्गीकरण जो है वो किसने किया था? इसका जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। अब अगर आपको ये नाम ही पता नहीं होंगे तो कैसे समझ आएगा? नहीं आएगा समझ, है ना? तो इसलिए आप इनको थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। ठीक है? ये आपको शब्द ही याद रख लेने हैं देखना। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य। ये जो वर्गीकरण था, ये किसका रहा? ये रहा सुनीति कुमार चटर्जी का। ठीक है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो जॉर्ज ग्रियर्सन रहे देखना, उनकी वर्गीकरण की आलोचना की थी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। अब आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक रही है देखना जॉर्ज ग्रियर्सन की, उसका जो इसमें क्या किया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी आलोचना की और अपना नया वर्गीकरण इसने जो है वो क्या कर दिया था और दे दिया था। उदीच्य से आपको याद रख लेना है उत्तरी, प्रतीच्य से याद रख लेना है आपको पश्चिमी, ठीक है? कि उत्तरी भाग की जो भाषाएँ रहीं, उसको उदीच्य कहा गया, उ से ही याद रख लेना है यहाँ पर देखिए। उ से क्या होता है आपका उत्तरी और प्र से क्या होता है आपका पश्चिमी, ठीक है? उत्तरी भाषा और पश्चिमी भाषा। उत्तर में इसने बोला सिंधी, लहंदा और पंजाबी रही और पश्चिम में इसने बोला राजस्थानी, गुजराती। ये ध्यान रख लेना, है ना? कौन बोल रहा है ये? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कह रहे हैं, है ना? तो इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके? तो ये आपको पूछा जा सकता है देखना, इसलिए थोड़ा-सा इसको याद रख लेना। फिर मध्य देश तो आप सब लोग जानते हैं, जो बिल्कुल मध्य का भाग है, लेकिन इसने इसमें पश्चिमी हिंदी को रखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है देखना। पश्चिमी हिंदी को सुनीति कुमार चटर्जी मध्य देश में रखते हैं और प्राच्य, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपकी जो पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया और उड़िया और बांग्ला है, ठीक है? ये आपकी प्राच्य में रहेंगी। फिर आपकी दाक्षिणात्य और रही हैं, इसमें आपकी मराठी रहेगी। तो यहाँ पर कितने भेद हो गए टोटल इसमें देखना,
जो आपके उदीच्य, प्रतीच्य 2 हो गए, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, ये आपके कितने हो गए? 3 और हो गए, तो 5 भेद किसने किए? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किए हैं, ठीक है? इन्हें आप यहाँ पर थोड़ा-सा याद रखेंगे, ठीक हो गया? तो एक बार आप इसको देखना, है ना? तो ये भेद किसने किए थे? ये किए थे सुनीति कुमार चटर्जी ने, जबकि इससे पहले ग्रियर्सन ने 3 ही किए, उससे पहले जो आपके पास ईएफआर हार्नले आया, उसने ये भेदों की संख्या कितनी बताई थी? उसने चारों दिशाओं को लेकर के बनाए थे। आगे हम इसके बाद और जानेंगे कि औरों ने कौन-कौन से भेद किए हैं। यहाँ से भी आप देखेंगे, वही आ गई ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ठीक है? ये हमारे हमारे काम के हैं यहाँ पर, बाकी बाकियों से कोई ज़्यादा नहीं रहा, है ना? राजस्थानी आ गई ना, पश्चिमी हिंदी आ गई, यही काम की थी, पूर्वी हिंदी काम की थी, बिहारी काम की थी, ठीक है? पहाड़ी आया इसमें कहीं, पहाड़ी इसने नहीं रखा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, तो इन्हीं में से तो सबसे निकला। आगे देखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है, देखना ये भी, भाषा के संदर्भ में इसने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, या इसने अपने सिद्धांत इत्यादि जो प्रस्तुत किए, उनको आपने देखना। इसने भी लगभग देखिए उदीच्य, प्रतीच्य तो वैसे ही रखे, प्राच्य, दाक्षिणात्य, मध्य देशीय। सेम वही जो आपका सुनीति कुमार चटर्जी ने पहले किया था, इसने थोड़ा-सा इसमें सुधार किया, ठीक है? इसने उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी, ये तो बिल्कुल वैसे ही रखे थे, उसने भी देखना सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रतीच्य में जो आपका इसने क्या रखा? गुजराती को रखा था। जबकि प्रतीच्य में जो सुनीति कुमार चटर्जी थे, उन्होंने किसको रखा था? उन्होंने जो है वो राजस्थानी को भी रखा था यहाँ पर। तो इसने राजस्थानी को नहीं, केवल और केवल गुजराती को ही रखा है और राजस्थान को उसने मध्य देश में ऐड कर दिया। ठीक है? ये बात आपने ध्यान रख लेना है। जबकि जो सुनीति कुमार चटर्जी थे, उसने तो मध्य देश में केवल और केवल किसको रखा था? मध्य देश में उसने सिर्फ पश्चिमी हिंदी को रखा था। तो इसने पश्चिमी हिंदी को भी रखा। यहाँ से इसने राजस्थानी को नीचे निकाल दिया कि ये मध्य देश में आएगी और पूर्वी हिंदी को भी इसने मध्य देशीय बोला और बिहारी हिंदी को भी मध्य देशीय भाषा ही इसने कहा है। ये जो छोटे-छोटे, हल्के-हल्के क्या हैं, हल्के-हल्के जो भेद हैं ना, इनको ही आप याद रखेंगे। यहाँ से ही आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा इनके बारे में आप एक बार ज़रूर ध्यान दें। 1 मिनट रुकना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रख लेना कि इन्होंने क्या किया अब, इनका जो वर्गीकरण था वो थोड़ा-सा डिफरेंट कैसे था उससे, जो आपका सुनीति कुमार चटर्जी रहा, उस पर फ़ोकस करना है। अच्छा, एक चीज़ और आपने ध्यान रख लेनी है, कई बारी आपको क्या हो सकता है कि इनसे संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है? तो ये जो धीरेन्द्र वर्मा था, इससे भी आप याद रखिएगा कि इसने क्या किया, इसने आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, जो आपका भारतीय भाषाओं के संदर्भ में इसने एक रिसर्च की, ठीक है? और इसने पहला जो भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का प्रयास इसने किया, ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पर थोड़ा-सा इससे याद रखिए। बाकी इनकी कुछ रचनाओं से संबंधित चीज़ें हैं, उनको याद रखिएगा। आपके पास पांडे वाली बुक रहेगी, देखना वहाँ पर भाषा व व्याकरण से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, जिन-जिन लोग लेखकों ने लिखे थे, वो आप थोड़ा-सा याद रखिए, ठीक है? उसको देख लेना। भाषा और व्याकरण या साहित्य पर आधारित जो भी पुस्तकें हैं, जो इन्होंने लिखी, चाहे वो ग्रियर्सन हो, चाहे वो हार्नले हो
या फिर और गिलक्राइस्ट रहे हों या कोई और नाम रहा हो, उन सब ने जो-जो पुस्तकें लिखी हैं, उनका नाम आप एक बार ज़रूर याद रखिए। प्राच्य में इसने असम, उड़िया और बांग्ला रखा और इसके बाद दाक्षिणात्य में इसने मराठी को रखा था। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो इसको देख लेना, यहाँ पर दाक्षिणात्य में उसने भी मराठी ही रखी, प्राच्य में उसने जो है वो ऊपर वाले जो सुनीति कुमार चटर्जी रहे देखना, जो हमने पीछे पढ़े, उन्होंने कुछ अलग से रखा, ठीक है? तो वैसे करके इसको थोड़ा-सा देखिए, बाकी ये थोड़ा-सा सुधार है सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में, वही चीज़ आपको यहाँ याद भी रखनी है। आगे देखते हैं हम इसमें, अगला वर्गीकरण किसने किया? हरदेव बहारी और सीताराम चतुर्वेदी। ये नाम भी आप ध्यान में रखिए। पुराने पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए आप उसको याद रखिएगा, है ना? अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि अन्य लेखकों ने भी क्या किया? अन्य लेखकों ने भी अपना वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया था, उसे याद रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हरदेव बाहरी, इन्होंने 2 तरीके का, वो 2 ही तरीके से या 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया। अब देखिए, पीछे जो थे सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा, उन्होंने 4, 5 भेद इसके किए हैं, जबकि जो आपके हरदेव बाहरी जी आते हैं, इन्होंने केवल 2 ही भाग किए हैं। हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश को लेकर के कहा था कि 7वीं से 11वीं शती तक का जो समय है देखना वो क्या रहा, वो अपभ्रंश का स्वर्ण काल था, ठीक है? और यहाँ पर अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने हिंदी भाषा के जो वर्गीकरण में या आधुनिक वाद्यारय भाषाओं का जो वर्गीकरण किया, वो किस आधार पर किया? 2 ही तरीके से। इसने बोला एक हिंदी वर्ग था और दूसरा जो हिंदीतर, हिंदी से परे का, अहिंदी वर्ग जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है? हिंदी और अहिंदी वर्ग इसने जो रखे हैं, यही याद रख लेना। प्रश्न आपको कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि हरदेव बहारी ने जो या फिर अहिंदी और हिंदी वर्गीकरण जो है वो भारतीय भाषाओं का वो किसने किया था? तो आपको यही याद रखना है कि ये नाम जो किया हरदेव बहारी ने, ठीक है? तो इसको आप एक बार देखिए, है ना? तो इसने भी सामान्य हिंदी नाम से एक पुस्तक लिखी थी, उसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, है ना? हरदेव बहारी। तो इसने बोला हिंदी सॉरी पहले हिंदी वर्ग देख लीजिए, इसमें मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर एक बात हो गई है देखना, कि यही तो हमारी उपभाषाएँ हैं, ठीक है? पहाड़ी हिंदी में हम किसको लेते हैं देखना, राजस्थानी हिंदी को लेते हैं हम जिसके आगे 4 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है? पश्चिमी हिंदी में हम पश्चिमी हिंदी उपभाषा को भी लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी पूर्वी हिंदी रही, फिर आपकी बिहारी हिंदी रही। यही तो 5 हैं, जो हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं से तो हमारी 18 बोलियाँ हैं और लास्ट में जाके हिंदी बनती है, ठीक है? तो हरदेव बाहरी जो है वो बहुत ही बिल्कुल करीब है हिंदी के, ठीक है? जो सामान्य हिंदी मैंने बोला इनकी पुस्तक, उसको आप याद रखिएगा क्योंकि इस बार जो है किताबों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे देखना, कि जितने भी लेखक वगैरह जो रहे हैं, उन्होंने कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। बाकी ये कहाँ से पढ़नी है, वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर आपको ये मिल जाएँगी पांडे वाली बुक में भी, ठीक है? तो इनको देखिए। साथ ही साथ अहिंदी वर्ग कौन-सा रहा? इसमें पूर्वी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, ये है आपकी कौन-सी? जो द्रविड़ परिवार की भाषा हैं, ठीक है? असमिया, उड़िया और बांग्ला, ये तो स्वतंत्र भाषाएँ रहीं, जबकि मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, इनकी कुछ आगे बोलियाँ भी निकली हैं, जिनसे फिर हिंदी बनी थी, ठीक है? लेकिन अहिंदी वर्ग में ये कह रहे हैं कि पूर्व की जो भाषाएँ रहीं, जिसमें असमिया, उड़िया, बांग्ला इत्यादि आती हैं और पश्चिम में जो सिंधी और गुजराती हैं, ये रहती हैं। उत्तरी में नेपाली, दक्षिणी इत्यादि रहती हैं, जिसमें सिंहली और मराठी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान तो ये रह रही होगी आ रही होगी कि एक तरफ हमारी उपभाषाओं का भी ज़िक्र आ रहा है, दूसरी तरफ हमारी जो है वो जो 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाएँ हैं, उनकी कुछ-कुछ भाषाओं का रूप आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए असमिया, उड़िया, बांग्ला, ठीक है? इसके अलावा आपकी अ, जो दूसरी रही आपकी पश्चिमी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ठीक है? नेपाली, ये हमारी 8वीं सूची में शामिल है ना? तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कह दिया? मैंने इसको दक्षिण परिवार की तो नहीं कह दिया, दक्षिण परिवार की नहीं होगी ये। दक्षिण परिवार की तो कौन-सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है। वो थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये दक्षिण में नहीं आएगी, है ना? दक्षिणी परिवार की तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ब्राहुई इत्यादि, इत्यादि आती है ना? तो वो ध्यान रखना।
असमिया, उड़िया, बांग्ला जो है ये नहीं रहेंगी, ये तो हमारी 12 रुपए के अंतर्गत ही रही हैं। ओके, तो इसको ठीक कर लीजिए। ये जल्दबाजी में आपको गलत बोल बैठा मैं यहाँ पर, है ना? तो ये ध्यान रख लेना, हिंदी और अहिंदी वर्गीकरण हरदीप बाहरी, ठीक है? फिर आता है सीताराम चतुर्वेदी, इसका नाम भी याद रखिए। अब जो सीताराम चतुर्वेदी थे, इन्होंने वर्गीकरण किस आधार पर किया? संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि संबंध सूचक वर्गीकरण के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, प्रसर्गों के आधार पर, सॉरी, प्रसर्गों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? तो याद रख लेना, सीताराम चतुर्वेदी ने। संबंध प्रसर्ग कौन से होते हैं? प्रसर्ग यानी कि आपकी जो विभक्तियां हैं, ठीक है? जैसे का प्रसर्ग किसके अंतर्गत आता है देखना, है ना? जैसे का प्रसर्ग के अंतर्गत हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी, ठीक है? का, इसमें क्या है? इसका प्रयोग होता है ना, जैसे हिंदी में हम देखिए इस के साथ का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रसर्ग का, सॉरी, या फिर कारक का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको ये प्रश्न बारीकी से प्रश्न पूछा जा सकता है देखना कि का प्रसर्ग का प्रयोग किस भाषा में होता है या किस में नहीं होता। तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि का प्रसर्ग के अंतर्गत आती है हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी और भोजपुरी, जबकि दा के अंतर्गत पंजाबी, ठीक है? जैसे आप पंजाब में देखते हैं ना किद्दा, किद्दा, ऐसा कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं, ताकि जो पंजाबी जानते हैं उनको पता होगा ज़्यादा, है ना? लहंदा, तो इसमें दा का प्रयोग किया जाता है, दा के अंतर्गत पंजाबी। फिर आता है जो में कौन सी आती हैं? सिंधी और कच्छी, कच्छ के आस-पास की जो मतलब भाषा रही है, तो उसमें क्या लगता है? जो, ठीक है? नो, यहाँ पर देखिए नो, नो में कौन आती है? गुजराती, ठीक है? और एर के अंतर्गत असमिया, उड़िया और बांग्ला, ठीक है? तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है देखना, का कैसे पूछा जा सकता है? चलिए यहाँ पर बताता हूँ, एक डेमो के तौर पर। आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है मिलान के लिए, सही मिलान कीजिए भई, ठीक है? मान लीजिए आपको लिख दिया का, आगे लिख दिया जयपुरी, ठीक है? और यहाँ होगा आपका ए, यहाँ होगा आपका एक, ऐसे प्रश्न आते हैं देखना। यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी, ठीक है? आगे आपको लिख दिया नो शब्द और यहाँ पर आपको लिख दिया सिंधी, ठीक है? बी में ये हुआ दूसरा। सी में आपको मान लीजिए दे दिया दा, दा में आपको क्या लगा दिया, ठीक है, सॉरी, दा यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर आपको लिख दिया कौन सा, कोई भी मान लीजिए पूछा जा सकता है कि भाई ये इसके अंतर्गत आया, दा में असमिया लिख दीजिए चाहे, है ना? फिर आपको बोलेगा कि भाई इसको मिलान कीजिए, तो का के साथ तो ये था, नो को किसके अंतर्गत आएगा? नो आपका जो है वो अ, नो के अंतर्गत आने वाली थी गुजराती, ठीक है? तो मान लीजिए एक में यहाँ पर विकल्प में गुजराती है, ऐसे करके पूछा जा सकता है, ठीक है? जैसे अब आपको कुछ और रहा, है ना? जैसे सिंधी में था, तो सिंधी में आपको याद रख लेना है जो, ठीक है? तो यहाँ पर डी के साथ 2 हो जाएगा, ए के साथ 1 हो जाएगा, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है और वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपने इसको पढ़ा होगा कि ये कारक चिन्ह हैं या जो प्रसर्ग हैं, प्रसर्ग से संबंध आपको कारक के ही याद रखना है, ठीक है? कि इनके आधार पर भी अगर किसी ने भाषा का वर्गीकरण किया, तो वो किसने किया? सीताराम चतुर्वेदी जी ने किया, ठीक है? और इसने किन-किन कारकों के आधार पर किया? पहले इसने का कारक रखा, फिर इसने दा कारक रखा, फिर इसने जो कारक रखा, फिर इसने नो कारक रखा, ठीक है? और लास्ट में इसने एर कारक रखा। आपको प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि का प्रसर्ग का प्रयोग जो है वो किस भाषा में रहा? तो आपको सिंपली याद रख लेना है हिंदी में, पहाड़ी में, जयपुरी में और भोजपुरी में। दा का प्रयोग जो है वो किसमें होता है? पंजाबी और लहंदा में, ठीक है? और जो का प्रयोग किसमें रहा? किसमें? सिंधी और कच्छी में, ठीक है? नो में जो आपका गुजराती आ रहा है और एर में आपका ये वाला आता है, आपका असमिया, उड़िया और बांग्ला, ठीक है? तो ये हो गया आपके हिंदी के जो वर्गीकरण थे, जो अलग-अलग लेखकों ने अलग-अलग आधारों पर किए हैं। यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, वो याद रख लेना है हरदेव बाहरी, ये नाम इम्पोर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि ये हिंदी के बिल्कुल करीब का है और साथ ही साथ आपको याद रख लेना है सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा।
पहले से आपको खाली नाम ही पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो किसने किया था। तो पहला वर्गीकरण जो किया, वो किया आपका जो ईएफआर हार्नले रहे हैं, उन्होंने, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट है देखना, ये जो वर्गीकरण से संबंधित चीज़ें रहीं। फिर यहाँ पर आपकी आ गई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनकी कुछ विशेषताएँ, कि कौन-कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ रही हैं। यहाँ पर हमने हिंदी को नहीं रखा है देखना, हिंदी को हम बाद में विस्तार से अब इसके बाद देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अन्य जो रहीं, उनको आप थोड़ा-सा देखना है आपको। तो सिंधु नदी के दोनों किनारों पर जो बोली जाने वाली भाषा रही, वो रही सिंधी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इसकी बोलियां लासी, विचोली, सिराइकी, थरेली, लाड़ी हैं। ये आपको पूछी जा सकती हैं फिर से मिलान के लिए, या फिर कई बारी बारीकी से अगर प्रश्न पूछा जाए, तो वहां पर आपको ये प्रश्न जरूर याद रखने हैं देखना, कि आपकी जो सिंधी थी, उसकी बोलियां कौन-कौन सी रही हैं, ठीक है? अब ये नहीं करना है आपको कि आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़नी है, क्योंकि अभी आप इतिहास को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जब पढ़ेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पीजीटी और एलटी कमीशन का एग्जाम है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर ही फोकस करना है। यहाँ पर आपको जो अन्य भारतीय भाषाएं रही हैं, आधुनिक भारतीय भाषाएं, उन पर भी थोड़ी-थोड़ी चीजें जरूर दौड़ानी है, अपनी नजर दौड़ानी है, ठीक है? तो लिपि थी इसकी लंडा, कई जगह इसका नाम है लहंदा, लहंदा थोड़ा-सा अलग रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली जो शब्द है वो आपको यही मिलेगा। तो गुरुमुखी और फारसी लिपि भी इसकी रही, जो आपको याद रख लेना है सिंधी में। फिर उसके बाद आपको याद रख लेना है लहंदा। लहंदा जो दूसरी भाषा रही देखना, इसका अर्थ जो है वो है पश्चिमी, ठीक है? अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम इसका रहा हिंदकी, जटकी, मुल्तानी और पुठावारी। आपको इस बार के पेपर में नहीं, बल्कि पिछली क्लास में जो है, पिछली क्लास नहीं, पिछले पेपर में जो एक प्रश्न पूछा गया था देखना ऐसे, कि वो किसकी अन्य नाम है या किसके अन्य बोलियां इत्यादि रही हैं। तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि लहंदा से क्या निकला, अन्य नाम इसका हिंदकी, और ये हिंदकी शब्द का इस्तेमाल अपनी भाषा के लिए या हिंदी के लिए किसने किया था, कि ये किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने हिंदकी भी बोला, हिंदवी बोला और हिंदुई कहा था। ये बात आपने ध्यान रख लेनी है, और उनकी जो रचना रही है खालिक बारी, उसमें हिंदवी शब्द का इस्तेमाल उसने 30 बार और हिंदी शब्द का इस्तेमाल जो है वो 5 बार हुआ था। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन इसके अलावा उसने हिंदकी शब्द का इस्तेमाल हिंदी के लिए भी किया है। लेकिन यहाँ पर लहंदा के लिए जो है इसका प्रयोग रहा है, या इसका अन्य नाम रहा। तो ये यहाँ पर इसकी लिपि जो रही वो लंडा ही रही, लेकिन साथ ही साथ शारदा लिपि इसकी उपशाखा रही। ये बात आपको ध्यान में रखना है। शारदा लिपि किसकी थी? शारदा लिपि जो है वो आपकी कश्मीरी हिंदी की लिपि है, ठीक है? कश्मीरी की लिपि रहेगी शारदा, इसको याद रख लेना है, और उसी की उपशाखा थी ये वाली लिपि, लंडा लिपि, ठीक है? इसको ध्यान में रखिए, ओके? इसके अलावा आती है पंजाबी। पंजाबी की बोलियां कौन सी रही? मांझी, डोगरी, दोआबी और राठी, ठीक है? इनको आप एक बार देखिएगा, पंजाबी से संबंधित जो चीजें रही। अब इसमें जो लिपि थी वो लंडा रही, लेकिन इसके सुधार से इसको क्या बनाया गया? गुरुमुखी बनाया गया, ठीक है? पंजाबी को गुरुमुखी में, ठीक है? और गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, ठीक है? उसने इसको अपनाया। इसके अलावा गुजराती, गुजरात प्रदेश की भाषा रही, जिसमें शिरोरेखा का अभाव मिलता है। अब एक प्रश्न और आपको आ गया, आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, कि किस भाषा में जो है वो शिरोरेखा का अभाव रहता है? शिरोरेखा होता है, जैसे ये हमने लिपि लिखा है, देखिए यहाँ पर लिपि शब्द ऊपर हमने ये लाइन लगा दी, इसको शिरो रेखा, ठीक है? तो शिरो रेखा से रहित जो भाषा है वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी आपकी गुजराती, ठीक है? इसकी लिपि जो है वो कैथी से गुजरात मिलती है, और इसको गुजराती लिपि भी कहा जाता है, ठीक है? ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, है ना? इसके अलावा मराठी महाराष्ट्र की भाषा रही, इसकी बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। कई बारी ये वाला प्रश्न जो है वो पूछा गया है देखना, कि हिंदी के अलावा किस अन्य जो भारतीय आर्य भाषा की बोली नहीं, सॉरी, लिपि जो है वो देवनागरी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रख लेना है देखना, कि देवनागरी लिपि जो है वो मराठी भाषा की लिपि रही है। हालांकि कई जगह मोड़ी भी मिलता है, लेकिन सर्वमान्य मत अनुसार आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मोड़ी उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको जो है देवनागरी को ही अब याद रख लेना, कि हिंदी के अलावा मराठी की जो ये लिपि है वो देवनागरी रहेगी, है ना? हिंदी के अलावा मराठी की लिपि देवनागरी, ओके? इसके अलावा असमिया रही, असम प्रदेश की मुख्य भाषा।
और इसकी बोली थी विष्णुपुरिया। ये प्रश्न भी पुराने पेपर में पूछा जा चुका है देखना कि विष्णुपुरिया जो है वो कहाँ की बोली रही है, ठीक है? मुख्य बोली। तो याद रख लेना है असम प्रदेश की मुख्य बोली, असमिया की, ठीक है? तो इसकी लिपि थी बांग्ला। बांग्ला फिर एक और भाषा आई, हालाँकि ये विकसित बांग्ला ही इसकी रही, लेकिन प्राचीन में ये देवनागरी में ही लिखी जाती थी, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि ये विकसित बांग्ला रही है, ठीक है? तो इसलिए अब अगर आपको मराठी को ही रखा गया है ऑप्शन में और बांग्ला को भी रखा गया है कि इनकी जो लिपि क्या रही, तो आप सिर्फ ज़्यादा से फ़ोकस करेंगे मराठी पर ही कि हिंदी के बाद जो है वही क्या रही है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा रही है, ठीक है? और जो आपकी बांग्ला है वो बांग्ला लिपि में ही होगी, विकसित बांग्ला था ना वो, तो वैसे याद रखिएगा। फिर लास्ट में आता है उड़िया, उत्कल यानी कि उड़ीसा की भाषा जो रही, उड़िया हो जाएगी और इसकी बोलियाँ गंजामी, संभलपुरी और भद्री, ये जो अब याद रखने ही पड़ेंगे। इनके बिना काम नहीं चलेगा आपका देखना। तो ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत मोस्ट है। जिस तरीके से आपने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया, वो भी सही था, लेकिन उन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण भी अब आपको याद रखने के बाद, इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं, इनकी जो लिपियाँ हैं, इन पर आपको फ़ोकस करना है। तो इसमें आपकी लिपि आती है ब्राह्मी की उत्तरी शैली। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे हम इस लिपि के संबंध में जो भी चीज़ें रहेंगी, उनको विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन सी लिपियाँ जो रही हैं, ठीक है? और किस तरीके से लिपि का विकास हुआ क्योंकि कई बार लिपि के विकास से संबंधित की जो चीज़ें हैं, ये आपको क्रमानुसार लगाने के लिए पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि आपका जो अपभ्रंश, अभट और पुरानी हिंदी के संदर्भ में जो मुख्य विशेषताएँ या कुछ उनमें आपसी जो संबंध रहे हैं, वो कौन-कौन से थे? और इसके साथ-साथ हमने देखा कि जो आपका ये वर्गीकरण रहा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, वो विभिन्न-विभिन्न लेखकों ने किया। उनमें से जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण रहे, वो हमने आज यहाँ पर जाने। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएँ रहीं, जिन विशेषताओं को आपको याद रखना है ना? तो एक बार आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ हर एक भाषा के बारे में रखनी है। ज़्यादा फ़ोकस आपको हिंदी के ऊपर ही करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो-जो चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब एक काम जो आपको खुद से करना है, जो मैंने एक बार आपको फिर से बताया है देखना, कि जो मुख्य रचनाकार हैं, उन्हें आपको एक बार उनकी रचनाओं को ज़रूर देखना है, ठीक है? अगर पता ना चले किसी को, तो वो मुझे बता देना कि आपको वो बात समझ में नहीं आई कि करना क्या है आखिर में, है ना? तो करना ये है कि हिंदी भाषा, व्याकरण, साहित्य इतिहास की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनको लिखिए। हालाँकि साहित्य इतिहास तो आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन भाषा के संदर्भ में जो-जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको आप एक बार देखिएगा बुक से। मिलेंगी आपको देखना, जो पांडे वाली बुक मिलेगी, उसकी शुरुआत में आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें रहेंगी। भाषा वाले पोर्शन में, बिल्कुल शुरुआती जो पोर्शन रहा है, उसमें आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है? उसको ओके देखिए। सर। थोड़ा-सा बारीकी से देखिए और हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, बस आपके माइंडसेट पर है। अगर आप मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चलिए ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो सबसे प्रसिद्ध भाषा रही हमारी हिंदी, हिंदी के भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे हम कल या हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, उसके जो विविध रूप है। आई थिंक हिंदी का सबसे आसान सा टॉपिक लगेगा आपको, आप सबको। उसके बारे में देखेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है? मिलते हैं फिर कल सुबह ठीक 5:30 बजे, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए